नासा अपनी जर्नी बैक टू द मून की तैयारी कर रहा है और उसके बाद हमारा नजरिया मार्स है। वहां पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा रॉकेट पावर की जरूरत है, जो हमारी स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS से आएगी। जब बात आती है इस चीज की पावर की, तो ये चीज बहुत बड़ी है। इस बड़ी व्हीकल के करीब खड़ा होना दिलचस्प होगा। इसकी अजमत ये जानकर कि ये चीज एक रॉकेट को स्पेस और चांद के गिर्द भेजने वाली है। रुको, शायद बेहतर है शुरुआत से ही शुरू किया जाए। ये सब शुरू हुआ प्रोमोन्टरी, यूटा से, जहां नॉर्थरोप ग्रोमन ने रॉकेट की बूस्टर्स बनाने वाले हर सेगमेंट को मैन्युफैक्चर किया। 10 दिन की क्रॉस कंट्री सफर के बाद बूस्टर सेगमेंट्स कैनेडी स्पेस सेंटर के रोटेशन, प्रोसेसिंग और सर्च फैसिलिटी में डिलीवर किए गए। अगर ये सब जाना पहचाना लगता है, तो इसकी वजह यह है कि ये वही फैसिलिटी है जो शटल बूस्टर सेगमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, जो कि तमाम यूटा से आते थे। फिर वो आइकॉनिक व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार होते हैं, जहां मोटर के बाकी सेगमेंट्स असेंबल किए जाते हैं और मोबाइल लॉन्चर के अपर स्टैक्ड किए जाते हैं। इस व्हीकल की एक बात तो ये है, बेशक ये पूरे मुल्क में प्रोड्यूस होती है, तमाम कंपोनेंट्स यहाँ आते हैं, वो मुल्क के गिर्द बनाए जाते हैं, लेकिन वो सब यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में जमा होते हैं। हमारा SLS रॉकेट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ने के लिए 8.8 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये स्पेस शटल और सैटर्न V रॉकेट से ज्यादा पावर है। नासा के एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम्स की टीम्स इस बात की जिम्मेदार हैं कि वो बूस्टर्स को असेंबल करें जो इस पावर का अक्सर हिस्सा रखते हैं। 10 टोटल मोटर सेगमेंट से बनने वाले ट्विन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जब पूरी तरह स्टैक्ड होंगे तो लगभग 17 मंजिलों जितने ऊंचे होंगे। पहले टीम्स हार्डवेयर का इंस्पेक्शन करती हैं और प्रेप करती हैं। फिर वो सेगमेंट्स को स्टैक करना शुरू करने के लिए तैयार होती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वक्त, सब्र और एक सुस्त हाथ की जरूरत होती है। जब हम हाई बे 4 में सब कुछ कर चुके होते हैं, तो हम सेगमेंट को 325 फुट क्रेन से उठाते हैं, उसे 16th फ्लोर क्रॉसओवर के ऊपर उठाते हैं, जहां अब आप इसे देख रहे हैं, और हम सेगमेंट्स को स्टैक करना शुरू करते हैं। हर सेगमेंट को हम 16th फ्लोर क्रॉसओवर के ऊपर उठाकर स्टैक करते हैं। जब हम इसे स्टैक कर लेते हैं, तो हम इसे नीचे वाले सेगमेंट के ऊपर रख देते हैं और हम पूरी चीज के गिर्द लगभग 177 पिन्स लगाते हैं हर सेगमेंट को अटैच करने के लिए। और इस ऑपरेशन को बेऐब अंजाम देने का दबाव टीम के नर्व्स की आजमाइश कर सकता है। इस किस्म के फ्लाइट हार्डवेयर को प्रोसेस करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी शामिल होती है। कई दफ़ा तो नर्व्स खराब होने लगते हैं, लेकिन ये एक्साइटिंग भी है। इस किस्म के प्रोग्राम में रिस्क की जीरो भूख है। हमारे पास शटल के बहुत से लोग हैं जो हमें राह दिखाने के लिए यहाँ हैं। अगर हम फंस जाते हैं तो वो हमारी रहनुमाई के लिए हैं। स्टैकिंग की शुरुआत में बहुत ही नर्व्स खराब होने वाले थे। हर सेगमेंट के साथ जो हम स्टैक करते गए, थोड़ी थोड़ी नर्व्स उतरती गई। तीसरे या चौथे सेगमेंट तक ये आसान हो जाता है। हम गुजर रहे हैं, तमाम जिटर्स खत्म हो चुके हैं और हम इसे खत्म करने के लिए बस एक्साइटेड हैं। जब 10 बूस्टर सेगमेंट्स मोबाइल लॉन्चर पर पूरी तरह स्टैक हो चुकी हैं, तो बस एक आखिरी पजल का टुकड़ा बचा होता है SLS को जमीन से उठाने और स्पेस में भेजने के लिए जरूरी पावर को मुकम्मल करने के लिए। कोर स्टेज। नासा के पेगासस बाज पर 900 माइल्स के सफर के बाद SLS कोर स्टेज, नासा की बनाई अब तक की सबसे बड़ी रॉकेट स्टेज, कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच चुकी है। आज बहुत बड़ा दिन है। ये आखिरी बड़ा हार्डवेयर है जो हमें आर्टेमिस 1 की हार्ड प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, और हम इस व्हीकल के इस हिस्से के आने का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ताकि हम स्टैकिंग ऑपरेशंस के अगले स्टेप्स पर जा सकें। 212 फीट ऊंचे और बहुत ही भारी 1,88,000 पाउंड्स वजनी कोर स्टेज मिसिसिपी के स्टेनिस स्पेस सेंटर से पूरी तरह यहां आई है। कोर स्टेज पर बार बार सख्त टेस्टिंग की गई, जिसमें ग्रीन रन सीरीज भी शामिल है, जिसने उसकी परफॉर्मेंस की हकीकी आजमाइश की। इस सीरीज में 8 राउंड्स शामिल थे जिन्होंने सिस्टम्स को इंडिविजुअली देखा पूरे पावर तक पहुंचने से पहले। 700,000 गैलन से ज्यादा प्रोपेलेंट के कोर स्टेज में गुजरने और उसके RS-25 इंजन्स के सीधे 8 मिनट्स तक चलने के साथ कामयाब आखिरी टेस्ट ने टीम में बहुत सी इमोशंस पैदा किए। हम रोए, हम हंसे और हम चीयर किए, क्योंकि ये देखना बहुत इमोशनल था कि सालों का कल्मिनेशन आ रहा है। और वो विक्ट्री कुछ चैलेंजेस को पार किए बगैर नहीं आई, इस बात की गवाही देते हुए कि नासा में हम बार बार और सख्ती से टेस्ट करते हैं। हमने पहले हॉट फायर टेस्ट पर 1 मिनट का टेस्ट किया था और फिर हमने उससे बहुत कुछ सीखा। हमने व्हीकल को ज्यादा समझा, हमने कुछ तब्दीलियां की और फिर हम दूसरी हॉट फायर टेस्ट में वापस आए। इस प्रोसेस पर काम करने और उसे पूरा करने की इक़्तिदारी में बहुत खुशी, हुनर और जिम्मेदारी का एहसास था।
जब हम दूसरी हॉट फायर के लिए गए और हमने 500 सेकंड्स का टेस्ट किया तो ये सिर्फ खुशी का एहसास था। कैनेडी में अपने आने के बाद टीम्स ने कोर स्टेज को वीएबी में ले जाकर खड़ा किया, जहां इसे क्रेन से उठाकर ट्विन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के दरमियान रखा गया। रॉकेट की बैकबोन की तरह काम करते हुए कोर स्टेज ओरायन को चांद के गिर्द अपने सफर पर भेजने में मदद के लिए 2 मिलियन पाउंड थ्रस्ट फराहम करेगा। असल में हमारे पास वीएबी के अंदर 2 बहुत बड़ी क्रेन्स हैं, जहां हम आगे बढ़ते हैं और हम कोर स्टेज के आखिर में 2 पॉइंट्स उठाते हैं, एक उसके पिछले हिस्से पर और एक आगे हिस्से पर। हम इसे उस पॉइंट तक उठाते हैं जहां हम इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें, और फिर असल में इसे वीएबी के ऊपर तक ले जाकर हाई बे 3 में क्रॉस ओवर करें, जहां हम ये यकीनी बनाते हैं कि हम व्हीकल के किसी भी हिस्से को नुकसान न पहुंचाएं जब ये अपनी पोजीशन में आता है। नासा की सबसे बड़ी रॉकेट स्टेज अब पूरी तरह ट्विन बूस्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड ओरायन को अर्थ से लॉन्च करने के लिए तैयार है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को वो एक्स्ट्रा पुश देने के लिए जिसकी उसे जरूरत होगी, चांद के गिर्द ढेरों माइल्स का सफर तय करने के लिए एक और क्रिटिकल कंपोनेंट की जरूरत होगी। सिर्फ एक RL-10 इंजन के साथ इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज ICPS ओरायन को जिंदगी भर के सफर पर भेजने के लिए 20,000 पाउंड से ज्यादा थ्रस्ट फराहम करेगी। ICPS को रॉकेट स्टैक के साथ कनेक्ट करने के लिए टीम्स ने आगे कोर स्टेज पर लॉन्च व्हीकल स्टेज अडेप्टर जोड़ा, फिर ICPS जोड़ा। ICPS इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज है और असल में ये पूरी SLS व्हीकल की अपर स्टेज है। और ये क्या करेगी? ये ओरायन कैप्सूल को सर्विस मॉड्यूल के साथ उसकी मंजिल तक ले जाएगी, जो इस वक्त चांद है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जुड़ने से पहले टीम्स टेस्ट्स की एक सीरीज कंडक्ट करेंगी ताकि SLS के तमाम कंपोनेंट्स आपस में ठीक तरह कम्युनिकेट कर सकें, अलावा ग्राउंड सिस्टम्स इक्विपमेंट, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर के। चैलेंज में इजाफा करते हुए टेस्टिंग के तरीके अपोलो प्रोग्राम के दिनों से काफी बदल गए हैं। शुरुआत में 1960s में सैटर्न V की असेंबली के लिए बनाई गई, जो इंसानों की तरफ से बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी रॉकेट थी। अपोलो मिशंस के लिए चांद पर जाने के लिए VAB ने कई बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। कई मुख्तलिफ किस्म की रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएं या डीप स्पेस का सफर करें। ये हाई बेस शटल हेरिटेज थी। इससे पहले ये अपोलो हेरिटेज थी। आज भी अपग्रेड्स हो रहे हैं, जिनमें आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 को सपोर्ट करने वाले अपग्रेड्स शामिल हैं। जब SLS कैनेडी के लॉन्च पैड 39B से ब्लास्ट ऑफ करेगा, तो ओरायन ही वो चीज नहीं है जिसे वो स्पेस में भेजेगा। ओरायन के साथ सफर कर रहे होंगे छोटे शू बॉक्स साइज के सैटेलाइट्स, जो क्यूब सैट्स कहलाते हैं, जो कैनेडी के स्पेस स्टेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में ओरायन स्टेज अडेप्टर में लोड किए गए थे। स्टेज अडेप्टर में एक्स्ट्रा जगह इन क्यूब सैट्स को डीप स्पेस में भेजने का एक कम मिलने वाला मौका फराहम करता है, ताकि वो साइंस और अपना रिसर्च कर सकें। और ये क्यूब सैट्स कई मौजुओं पर स्टडी करने के लिए तैयार हैं, चांद से लेकर एस्टेरॉइड्स तक, स्पेस रेडिएशन के जिंदा ऑर्गेनिजम्स पर असर तक। इस पॉइंट पर स्टैक लगभग मुकम्मल है। बस स्पेसक्राफ्ट ही मिसिंग है, जो लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम फैसिलिटी में किसी अहम पीस से लरस रही है। लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम एक किस्म का वो पॉइंटी सॉलिड रॉकेट मोटर है जो ओरायन के ऊपर है, और ये क्रू को इमरजेंसी की सूरत में बचाने के लिए है, तो ये बहुत अहम सिस्टम है। अपने लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड, ओरायन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे रात के घंटों में VAB की तरफ जाती है। अपने आने पर टीम्स इसे होशियारी से ओरायन स्टेज अडेप्टर पर उतारती हैं। इस ऑपरेशन के साथ दुनिया की अब तक की सबसे ताकतवर रॉकेट को स्टैक करना मुकम्मल होता है, और ये देखना क्या ही खूबसूरत मंजर है। हम ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में एक्सप्लोरेशन कैसा दिखेगा जब हम शटल रिटायर कर लेंगे। आपको पता है हमारा मुल्क क्या करना चाहता है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम किस तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसे उन दिनों से देखना जब ये सिर्फ अल्फाज और आइडियाज लोगों के दिमाग में थे, आज तक के 3 प्रोग्राम्स और आर्टेमिस मिशन और तमाम हार्डवेयर जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हुआ, बड़े एरोस्पेस कंपनीज से लेकर छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स तक पूरे मुल्क और दुनिया भर में, ये यकीन नहीं होता। मैं बस बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले कि SLS और ओरायन हमारे मुल्क को स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दौर में लॉन्च कर सकें, VAB के अंदर टेस्ट्स की एक सीरीज की ज़रूरत है, जिससे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह वैलिडेट किया जाए और एक आखिरी माइलस्टोन के लिए रास्ता बनाया जाए, वेट ड्रेस रिहर्सल। 322 फीट ऊंचे, पूरी तरह इंटीग्रेटेड रॉकेट को लॉन्च पैड 39B पर फुल टेस्ट के लिए रोल आउट किया जाएगा, जिससे लॉन्च टीम को फुल लॉन्च काउंटडाउन रन करने की इजाजत मिल सके, लेकिन इंजन्स फायर करने से पहले ही रोक दिया जाए।
मुझे लगता है हमें बहुत फख्र होगा जब ये VAB से रोल आउट करेगा। मैं शख्सन थोड़ा रोऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है। हमने इसे रोल आउट के दिन तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की है। मैं शायद जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो रोऊंगा, अपने आंसुओं के जरिए देखूंगा, क्योंकि ये सबका इतना कल्मिनेशन है। हम साइंस और रिसर्च और टेक्नोलॉजी की तरक्की का कामिल ईमान हम इसलिए कर रहे हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है कि हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एक्सप्लोरेशन में अपनी अगवा जगह दोबारा हासिल करें। आर्टेमिस हिस्ट्री का अहम हिस्सा बनेगा। ये बिल्कुल स्पेस इंडस्ट्री को हिला देगा जब ये उड़ेगा। ये प्रोग्राम चांद पर जाएगा, ये मार्स पर जाएगा। हमें इसकी ज़रूरत है। इस मुल्क को इसकी ज़रूरत है। इस दुनिया को इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बहुत काम होगा। हमारे सामने बहुत काम है, लेकिन आर्टेमिस 1 सबको हैरान कर देगा।